औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले मैं गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मई जून 2022 वेरिएंट 21 क्वेश्चन नंबर 2। सोल ट्रेडर का सवाल आपकी स्क्रीन पर रखा है मैंने। ये पेपर मुझे इतना पसंद आ गया कि मैं इसका अब तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो अब ये सोल ट्रेडर का सवाल है जिसमें आपको दो एडजस्टमेंट होती है। एक एडजस्टमेंट्स के बाद आपको इनकम स्टेटमेंट एंड एसओपी बनानी होती है, मगर यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनानी है विद कुछ एडजस्टमेंट है। सवाल पढ़ते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए। फातिमा इज अ सोल ट्रेडर, शी प्रिपेयर्स हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द एंड ऑफ मार्च ईच ईयर, यानी कि उसका साल खत्म होता है मार्च पे। एट 31 मार्च 2022 फातिमा's लेजर अकाउंट बैलेंस इंक्लूडेड द फॉलोइंग। 31 मार्च 2022 यानी कि ये साल की सारी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। रेवेन्यू, सेल रिटर्न्स वगैरह वो सारी चीजें आपके पास मौजूद है। सही है भाई। नेक्स्ट आते हैं अब इसके एडजस्टमेंट्स पे। सबसे पहली एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री एट 31 मार्च 2022 वाज 3120। अभी मैंने बताया सर सवाल आपका एंड हो रहा है, साल आपका एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 पे। इसका मतलब ये कि ये 3120 जो है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री सर दो जगह पे जाती है, इनकम स्टेटमेंट में भी जाती है और एसओएफपी में भी जाती है, मगर यहाँ पर एसओएफपी बनाने का कहा नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में कहाँ जाएगी सर? कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में चली जाएगी। सही है, सिंपल सी बात है। आते हैं दूसरी एंट्री पे। Fatma took goods for her own use from the business during the year ended 31 March 2022. These goods cost 1300। यानी कि फातिमा ने गुड्स लिए अपने यूज के लिए। जब अपने यूज के लिए चीज ली तो मैं आंख बंद करके सोचता हूँ कि जब भी मैंने कोई चीज अपने ओन इस्तेमाल के ली तो ये हो जाएगी ड्राइंग्स। और यहाँ मैं कैश की ड्राइंग्स नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ गुड्स की ड्राइंग। कि फातिमा ने गुड्स की ड्राइंग की 1300 रुपए की। तो इसकी एडजस्टमेंट्स, इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी कि भाई अगर मैं ड्राइंग्स कर रहा हूँ, बिजनेस से चीज लेके जा रहा हूँ तो ड्राइंग्स पड़ रही है। और ड्राइंग्स आपको इधर ऊपर दी हुई कैश की ड्राइंग्स 8580 की। अब 8580 की कैश की ड्राइंग कर चुका हूँ मैं, अब 1300 की मजीद गुड्स की ड्राइंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 8580 में 1300 प्लस हो जाएगा, मगर अब ये कैश ड्राइंग कैश नहीं रहेगी, ये हो जाएगी टोटल वाली ड्राइंग। क्यों? क्योंकि इसमें कैश वाली ड्राइंग्स भी हैं और गुड्स की ड्राइंग्स भी हैं। तो ये 8580 में प्लस 1300 मैं कर दूंगा, तो ये तो सिंपल सी गेम हो जाएगी गुड ड्राइंग्स की। अब सर ऑब्वियस सी बात है, जब गुड्स लेके जाऊंगा तो गुड्स में भी तो कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो याद रखना, जब भी मैं गुड्स लेके जाऊंगा ये गुड्स मैंने इस साल खरीदे भी होंगे, और ये इस साल गुड्स जो खरीदे होंगे वो लिखे होंगे परचेजेस में। तो परचेजेस यहाँ पर दिया हुआ है 36500। ये 36500 के मैंने इस साल परचेजेस की थी। जब 1300 निकाल लूंगा तो परचेजेस में से कम होंगे, तो 1300 यहाँ से माइनस कर दूंगा इसकी एडजस्टमेंट्स में। तो वहां ड्राइंग्स में प्लस कर दिए और परचेजेस में माइनस कर दिए, तो ये इसकी डबल एंट्री थी, ये इसके डबल इफेक्ट है। चले आते हैं तीसरी एंट्री पे। अब तीसरी एंट्री क्या बोल रही है? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट इज टू बी चार्ज्ड एट 20% पर एनम यूजिंग आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा भाई, सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये बोलता है कि आप अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे नेट बुक वैल्यू पे। और नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि कॉस्ट, पुरानी जो कॉस्ट है उसमें से सारी पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो सारी माइनस करोगे, और आज देखोगे कि आज की बुक्स में आज की मार्केट वैल्यू, आज की उसकी औकात क्या है बेसिकली। तो नेट बुक वैल्यू पे चार्ज होगी, इसका मतलब कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर जो आपके पास नेट बुक वैल्यू की अमाउंट आएगी उस पर आप रेट लगाओगे 20% का। तो आ जाए फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट की क्या एडजस्टमेंट्स है। फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट आपके पास 80,000 है और पुरानी डेप्रिसिएशन 39040 है। तो 80,000 में से पहले मैं 39040 माइनस करूंगा। ये पूरी एडजस्टमेंट मैंने यहाँ सॉल्व की हुई है। 80,000 में से मैं 39040 माइनस करूंगा, यानी कि ये पुरानी डेप्रिसिएशन है। तो इस साल मेरे पास अमाउंट जो आएगी वो आएगी 4960 की, जो कि मेरी नेटबुक वैल्यू है। अब इस नेटबुक वैल्यू पे मैं लगाऊंगा 20%, और 20% की जो अमाउंट मेरी बन रही है वो बन रही है 8192, यानी कि इस साल सर डेप्रिसिएशन हो गई 8192, और ये इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। अब अगर मैं कुछ एडिशनल बात करूं कि सर अगर अभी तक मैं देखूं कि डेप्रीसिएशन टोटल कितनी हो चुकी है, तो मैं ये देखूंगा यार पिछली सालों की जो डेप्रीसिएशन है वो है 39040 की पड़ी हुई है, और इस साल हुई 8192। तो इसका मतलब अब तक टिल डेट द टोटल डेप्रीसिएशन इस चार्ज इज 39040 प्लस 8192, जो कि है 47232। और ये टोटल डेप्रीसिएशन इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ये टोटल डेप्रीसिएशन एसओएफपी का पार्ट है। एसओएफपी में कॉस्ट में से माइनस होती है, जो पहला ही सेक्शन होता है हमारा नॉन करंट एसेट वाला, वो मैंने करवाया हुआ क्लास में। तो ये एडजस्टमेंट थी, बिल्कुल बेसिक सी, कोई मसला नहीं था डेप्रीसिएशन में। अब आते हैं आखिरी वाली पे, फोर्थ वाली पे। अब फोर्थ वाली है अक्रूड वेजेस एट 31 मार्च 2022 और 800, यानी कि वेजेस आप पर अक्रूड थी, यानी कि आपको मजीद देनी थी। तो सिंपल सी गेम है सर, यहाँ पर दो चीजें होंगी, वेजेस देनी थी तो वेजेस को बढ़ा दूंगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। वेजेस कितनी दी हुई थी मेरे पास?
10,100 की थी, उसमें मैं 800 प्लस कर दूंगा क्योंकि मुझे मजीद अब देनी है। अब एक और चीज इसकी सर दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरा फिट क्या होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है जब 800 आपको देने हैं और ये आपके ऊपर अक्रूड है, यानी कि आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी कौन सी वाली है सर, करंट लाइबिलिटी है, और ये करंट लाइबिलिटी एसओएफपी का पार्ट है। मगर हमें यहाँ एसओएफपी बनानी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन केस व्हाट इफ क्या आ गया, वैसे तो 20 मार्क्स का सवाल है, पूरा नहीं आएगा, छोटा मोटा एक्सट्रैक्ट पूछ सकता है। चले आगे आते हैं भाई एंट्री नंबर 5 पे। अब एंट्री नंबर 5 थोड़ी सी गौर से सुनिएगा। रेंट इंक्लूड्स अ पेमेंट ऑफ 1500 फॉर द 3 मंथ्स फ्रॉम 1 मार्च 2022 टू 31 मई 2022। अब जरा गौर से देखिएगा भाईजान, इसका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को खत्म हो रहा है, और इसने जो रेंट भरा है वो मार्च के महीने का भरा पूरे का, अप्रैल का भी भरा और मई का भी भरा, तो इसका मार्च का महीना इसमें साल खत्म हो रहा है। तो सर ये जो 2 महीने की इसने भर दिया रेंट, ये इसने पे कर दिया एडवांस में, ये तो हमें बात समझ आती है, यानी कि इसका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है, इसने मार्च की पूरी दी हुई है, अप्रैल की दी हुई है और मई की दी हुई है, यानी कि ये 2 महीने जो है उसकी एडिशनल पे की हुई है, उसने ज्यादा पे की हुई है, एडवांस पे किया हुआ है। अब सर एडवांस कितना पे किया हुआ है इसकी कैलकुलेशन, अब आप देखो यार, ये बोल रहा है कि 1500 दिए हैं 3 महीनों के लिए, भाई 1500 दिए हैं अगर 3 महीनों के, तो सिंपल बेसिक मैथ, अभी मैथ का पेपर दिया है तो अंदाजा हो गया होगा, 1500 दिए 3 महीनों के लिए, तो सर एक महीने के हो गए 500 रुपए सर, ये ले भाई। अब ये 500 रुपए पहले महीने के, फिर दूसरे के, तीसरे के। अब सवाल ये कि सर 1500 में से मैंने 500 दे दिए जो इस साल में अक्यूमुलेट हो जाएंगे, बाकी जो 1000 रुपए है वो मैंने कर दिया है एडवांस, और ये एडवांस क्या होता है सर, ऑब्वियस सी बात है एडवांस तो हो जाएगा माइनस। अब चेक करते हैं भाई रेंट की अमाउंट क्या है, रेंट की अमाउंट है 9000 रुपीज, टोटल रेंट एंड रेट दोनों शामिल है, तो रेंट की अमाउंट है 9000 रुपीज, जिसमें से मैंने 1000 रुपए एडवांस पे कर दिए हैं, तो मैं ऐसा करूंगा 9000 माइनस 1000, ये आ जाएगा 8000 रुपए। अब मैं आपको इस कहानी का ना दूसरा रूप दिखाता हूँ, और से देखिएगा। रेंट एंड रेट टोटल है 9000 रुपए, ये देखिए रेंट एंड रेट टोटल है 9000 रुपए, जिसमें से 1500 कर दो अलग, क्यों अलग कर दो, क्योंकि इसने रेंट की बात अलग की हुई है, और जो बच गया 7500 उसको कर दो अलग। अब मुझे बताओ भाई 7500 तो ये है, ये तो आएगा ही लाजमी क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, मगर ये 1500 में से कितने आएंगे सर, अभी मैंने बताया इस साल के कितने 500 रुपए, तो सर इसमें से 500 आ जाएगा और उसमें से 7500 आ जाएगा, तो 7500, आप गेम देखना, 7500 प्लस 500 इज इक्वल टू 8K, 8000। और अगर मैं ये वाली एडजस्टमेंट करता हूँ कि 9000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 8000, तो दोनों में गेम सेम आ रही है, एडजस्टमेंट का फर्क है, दोनों में कॉन्सेप्ट का फर्क है, कॉन्सेप्ट का फर्क तो मतलब यानी कि इसमें तरीकेकार थोड़ा अलग था। तो इस कहानी के मैंने आपको 2 रुख बताए, दोनों रुख के थ्रू आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा सही है, थोड़ा होशियार बच्चा होता है हमारे पास भी, तो वो थोड़ा सा कभी इस तरीके से भी, इस अप्रोच से भी करता है, तो मसला नहीं है। आंसर आपके सामने है कि आंसर 8000 दोनों में सेम आ रहा है। तो ये है रेंट एंड नीड्स की वर्किंग। देन आते हैं आगे भाई, एंड इररिकवरेबल ट्रेड रिसीवेबल। इररिकवरेबल है भाई, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे मेरे पास भी इररिकवरेबल हो गए, तो यानी कि ये 200 मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, और ये मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ, तो ये 200 रुपए सर, ये मेरा बेडेड एक्सपेंस है, 200 रुपए जो कि इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। सिंपल सी गेम थी, कोई इसमें कोई खास मसला नहीं था। अब आते हैं आखिरी एडजस्टमेंट पे। आखिरी एडजस्टमेंट क्या बोल रही है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी सेट एट 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। 3% ट्रेड रिसीवेबल्स का, आप जरा गौर से देखिएगा 3% ट्रेड रिसीवेबल का किस तरह होगा। ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट दी हुई है 6400 रुपए, 6400 रुपए मैं मांगता हूं अपने रिसीवेबल से, मगर आपने ये देखा कि 6 वाली एंट्री में इसने बोला कि भाई 200 बंदे 200 रुपए ऐसे थे जो मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इसकी वर्किंग दिखा रहा हूँ, बहुत गौर से बहुत तसल्ली से समझिएगा। चले भाई, इसको क्या ट्रेड रिसीवेबल दी हुई है 6400 रुपीज का, उसमें से 200 रुपए मुझे मिलने के ही नहीं है भाई, तो मैं अपनी बुक से माइनस कर दूं, तो यानी कि ट्रेड रिसीवेबल में से मैं बेड डेट को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएंगे नेट रिसीवेबल, और नेट रिसीवेबल मेरे पास आ रहे हैं 6200 के। अब इस 6200 पे मैं 3% का प्रोविजन लगाऊंगा, शक लगाऊंगा, और मेरे पास आया $186। सर ये $186 इस साल का प्रोविजन है, पिछला चेक करूं पिछला कितना है, सर पिछला गिवन है 156, ये देखें भाई, ये 156 पिछले साल का प्रोविजन है 156, यानी कि पिछले साल शक था कि $156 नहीं मिलेंगे, और इस साल शक है कि 186 नहीं मिलेंगे, तो सर ऑब्वियस ही बात है, समझ आ रहा है कि 156 जो है वो पिछले साल का है, 186 इस साल का है, तो इस साल हो गया इंक्रीज इन प्रोविजन
और कितना इंक्रीज हुआ सर, 30 से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इंक्रीज इन प्रोविजन अच्छी बात है बुरी बात है, ऑब्वियसली बुरी बात है भाई। तो इंक्रीज इन प्रोविजन मेरा इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा एक्सपेंस में। ऑन द अदर हैंड इफ द प्रोविजन इज डिक्रीज्ड, अगर प्रोविजन डिक्रीज होता तो ये मेरी इनकम थी और ये अदर इनकम में प्लस हो जाता। तो ये सारी एडजस्टमेंट थी, तो मैंने आपको एडजस्टमेंट करके दिखा दिया। आई होप आई एम क्लियर। अब आते हैं भाई इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इसकी उस पे इनकम स्टेटमेंट पे आ जाए भाई। सबसे पहली चीज रेवेन्यू लेस सेल्स रिटर्न, कोई वर्किंग नहीं थी रेवेन्यू में भी, कोई वर्किंग नहीं थी सेल रिटर्न में भी। आ जाए भाई रेवेन्यू उठाते हैं लगाते हैं सिर्फ। रेवेन्यू दिया हुआ है 79400397 79403970, इसको माइनस करेंगे, इसकी जो अमाउंट आएगी वो यहाँ लिख देंगे नेट सेल के नाम से। चले भाई आगे बढ़ते हैं, ये सारी टोटल मैं करके लिख देता हूँ। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सर कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहली चीज आती है ओपनिंग इन्वेंट्री, लिख देता हूँ भाई ओपनिंग इन्वेंट्री, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री में करूंगा ऐड परचेजेस, पैटर्न की गेम में बैठा याद होना चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री दी थी भाई मेरे पास 3000 रुपीज की। चले भाई परचेजेस देखते हैं, गौर से देखिएगा, परचेज में वर्किंग थी, परचेज में एडजस्टमेंट थी। तो परचेजेस 36500 माइनस 1300, 36500 माइनस 1300 जो अमाउंट आएगी वो यहाँ लिख दूंगा। ठीक है सर, ओपनिंग इन्वेंट्री होगा या परचेज हो गया, लेस परचेज रिटर्न। कोई परचेज रिटर्न है भाईजान, चेक कर लेता हूँ एक बार। परचेज रिटर्न कोई भी नजर नहीं आ रहा है, परचेज रिटर्न भी नहीं है, कोई कैरेज शैरेज भी नजर नहीं आ रहा है। अब डायरेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखता हूँ भाईजान, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जी भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी है, 3120, 3120। चले भाई एक सेकंड जरा एक कैश मान लूंगा। ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सारी चीजें लिख दी हैं। अब इसको मैं टोटल करता हूँ, इसको आंसर बता दूं आपको, आंसर क्या है। चले भाई 79400 माइनस 3970 माइनस 3970, आंसर आ गया 75430, 75430 आ गया। ठीक है भाई अब आते हैं आगे, आगे क्या बोल रहा है 36500 माइनस 1300, ये आंसर आ गया 35200, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। 35200 में प्लस 3000 माइनस 3120, ये आ गया 35080, ये उससे हो जाएगा इससे माइनस, माइनस 75430, 40,350 आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट जीपी। सर ये जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 40,350। अब आते हैं आगे, अब देखते हैं कोई अदर इनकम तो नहीं है, पहले तो यहाँ लिख देते हैं कि भाई ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। आते हैं भाई आगे, एक अदर इनकम थी इसमें, ऐड अदर इनकम। चले भाई देखें इनकम वगैरह है तो नहीं, ये देख रहे हैं भाई डिस्काउंट रिसीव 1095, डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव को सीधा सीधा मैं यहाँ लिख दूंगा 1095 डिस्काउंट रिसीव्ड। चले भाई अब ये 1095 को 40350 से मैं प्लस कर दूंगा, तो 1095 प्लस 4350, चले भाई आंसर आ गया 41445, ये आ गया मेरा प्रॉफिट, ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो अदर इनकम को मैंने प्लस किया। अब आते हैं भाई, अब इसमें से मजीद माइनस करेंगे सर, अखराजात को माइनस करेंगे, जो आपके एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसको माइनस करेंगे। आ जाए भाई एक एक करके एक्सपेंस लिखते हैं, मगर याद रखिएगा कि एक्सपेंसेस आप सारे स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट वालों से, कि एडजस्टमेंट वाले पहले लिख देंगे, फिर बाद में जो बच गया है वो लिख देंगे, तो अच्छा हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। आ जाए भाई और से देखते हैं, शुरू से देखते हैं भाई क्या क्या एडजस्टमेंट है इधर। आप सबसे पहली चीज डेप्रीसिएशन, क्या डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस है, बिल्कुल सर एक्सपेंस है 8192 का डेप्रीसिएशन, 8192 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। चले भाई डेप्रीसिएशन लिख दिए। डेप्रीसिएशन के बाद रेंट एंड रेट्स पे आ जाए, रेंट एंड रेट्स में रेंट एंड रेट्स जो कहते हैं 9000
माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 8000। कोई मसले वाली बात नहीं थी। 9000 माइनस 1000 लिख दिया। चलें आ जाए रेंट एंड रेट्स के बाद 200 का बेड डेट हो गया था, तो 200 का बेड डेट भी यहाँ लिख देता हूँ। बेड डेट एक्सपेंस 200 रुपये, बेड डेट EXP शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा। बेड डेट एक्सपेंस के बाद आपको पता है इंक्रीज इन प्रोविजन हुआ था, प्रोविजन हुआ था इंक्रीज 30 रुपए का। चले भाई एक बार देख लेता हूँ, सारी एडजस्टमेंट लिख चुका हूँ। 8192 भी लिख दी, 8000 भी लिख दी, इसकी इंक्रीज भी लिख दी, वो भी सारी चीजें भी लिख दी। अब आते हैं बच क्या गया ऊपर, अब ऊपर से उठा के लिख देते हैं। अक्रूवल नहीं लिखा है वेजेस का, ये लिख लेते हैं पहले। चले भाई रेंट एंड रेट्स लिख चुका हूँ, वेजेस की बात है। वेजेस 10100 प्लस 800, वेजेस 10100 प्लस 800, तो ये हो जाएगा 10900। ठीक है सर, कोई मसले वाली बात नहीं है, समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। वेजेस हो गया, रेंट एंड रेट्स हो गया, जर्नल एक्सपेंस 1287 का जर्नल एक्सपेंस हो गया 1287 जनरल एक्सपेंस। इसके बाद आ जाएगा ऊपर इंश्योरेंस आ गई, इंश्योरेंस आ गई 1800 रुपए की। चेक कर लेते हैं एक बार, और कुछ बचा तो नहीं है भाई। इंश्योरेंस हो गया, बाकी बाकी तो कुछ भी नहीं। चले अब आते हैं इन सबको टोटल करते हैं, और टोटल करके इसको हम माइनस करते हैं। तो 8192 प्लस 8192 प्लस 8000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 10900 प्लस 1287 प्लस 1800। जी भैया आ गया 30,409। मेरे सारे अखराजात जो टोटल हो गए वो हो गए 30,409, माइनस कर दूंगा 4144,111036 का मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट, जो क्या है प्रॉफिट फॉर द एयर। चले भाई ये खूबसूरती सवाल था, 11 मार्क्स का सवाल था, 11 मार्क्स आपको मिल गए। कोई इसमें कोई खास इतनी टेक्निकलिटीज नहीं थी, सुकून वाला सवाल था, हो गया, मजे वाला सवाल था, खूबसूरत सवाल था। सोल डेटेड तो मेरे दिल के वैसे ही बहुत ज्यादा करीब है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आते हैं भाई, ये तो एडमिशन ये तो मामला हो गया। अब आते हैं प्रिपेयर फातिमास कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2022। कोई मसले वाली बात नहीं है सर। ये कैपिटल अकाउंट में क्या गेम है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब अब देखो ना, कैपिटल अकाउंट को हम जिस तरह अपने एसओएफपी में फाइनेंस बाय का सेक्शन बनाते थे कि भाई कैपिटल लिखते थे, उसमें जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट ऐड करते थे, अगर लॉस आया तो लॉस माइनस करते थे, तो ऐड नेट प्रॉफिट, और जो ड्राइंग्स होती थी उसको माइनस क्या करते थे। वो जो फाइनेंस बाय का सेक्शन है वो इसने अपने टी अकाउंट में फॉरवर्ड में पूछ लिया है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब आ जाए कि आपको कैपिटल का कोई बैलेंस पड़ा हुआ होगा, ओपनिंग का बैलेंस बीडी कोई पड़ा होगा। और सर ये मैं क्रेडिट पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा कैपिटल आपको पता है कैपिटल क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। ये सब पुरानी गुफ्तगू कर चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग है ये। तो बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है जरा एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 59,000 का, 59,000 का आपको दिया हुआ है बैलेंस बीडी, पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है। इसके बाद देखते हैं क्या प्रॉफिट हुआ। सर प्रॉफिट हुआ 11036। जब प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल को बढ़ाएगा, तो यहाँ पर ये क्रेडिट में आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर 11036। ऑब्वियस सी बात है सर ड्राइंग्स करेगा तो ड्राइंग्स तो बढ़ेंगी मगर कैपिटल कम होगा, और कैपिटल जब कम हो जाएगा तो कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट किसके नाम से, ड्राइंग्स के नाम से। और ड्राइंग्स आप जरा गौर से देखिएगा बेटा, ड्राइंग्स हैं टोटल 8580 प्लस 1300, 8580 प्लस 1300, ये आ गई 9880। ये 9880 की ड्राइंग्स हो गई। तो कैपिटल लिख दिया, नेट प्रॉफिट लिख दिया, ड्राइंग्स लिख दी। यहाँ तक बात समझ आ गई है। बैलेंस ब्रॉट डाउन देख लेते हैं एक बार जरा कैपिटल का। डेट क्या है कैपिटल की, 1 अप्रैल 2021। ये है 31 मार्च 2022 का, और ये भी साल के एंड में है, तो ये है मार्च 22। चले भाई अब प्लस करता हूँ, ऑब्वियस बात है क्रेडिट साइड हैवियर है। 59,000 प्लस 11036, ये आंसर आ गया 70036, 70036 माइनस 9880, 9880 आपका आंसर आ गया 60156, विच इज द बैलेंस
कैरीड डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन सर आखिरी तारीख को होगा, यानी कि 31 मार्च 22 को हो जाएगा। और ये बैलेंस जो सीडी अगले साल का हो जाएगा बीडी, तो बैलेंस बीडी हो जाएगा 6156 अगली साल की पहली डेट का, जो कि है 1 अप्रैल 2022। चले भाई ये आ गया, यानी कि अगले साल मेरे पास कैपिटल के अकाउंट में पड़े हुए हैं 60,156 और ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि बेटा कैपिटल जो है उसकी असल जो औकात है वो क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, असल जो औकात है उसकी वो क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, तो क्रेडिट नेचर के अकाउंट में हमने वो सारी चीजें क्रेडिट पे लिखी, तो क्रेडिट पे इसका मतलब अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट भी बना लिया, एडजस्टमेंट भी कर ली। अब आते हैं 15 मार्क्स का सवाल हो चुका है, अब आके इसने थ्योरी का सवाल पूछा है, बड़ा थ्योरी का 5 मार्क्स का सवाल है, जरा गौर से देखिएगा। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहा है कि यार फातिमा वुड लाइक टू एक्सपेंड द बिजनेस, फातिमा सोच रही है, खवातीन ये सोच रही है कि भाई मैं अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करूं, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। शी थिंक्स दैट एडिशनल फाइनेंस ऑफ $20,000 वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द इक्विपमेंट विच शी वुड नीड। 20,000 उसको पैसे चाहिए होंगे, $20,000 चाहिए होंगे, क्योंकि उसको इक्विपमेंट खरीदना है। फातिमा's बैंक, उसकी एक बैंक थी भाई, हैव ऑफर्ड टू लेंड हर 20,000 टू बी रिपेड आफ्टर 4 years एट 6% पर एनम, कि यानी कि उसको बेसिकली 20,000 वो ले लेगी लोन से, और उसको 4 साल में उसको रीपे करना होगा और 6% इंटरेस्ट देना होगा सालाना, तो 1,200 रुपए का इंटरेस्ट उसको देना होगा हर साल। तो इसका मतलब देखा जाए तो 1,200 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, तो 4800 का ये इंटरेस्ट अलग से देगी और 20,000 अलग से पे करेगी, तो 24,800 रुपये टोटल पे करेगी, याद रखना। चले आप आते हैं, ये तो मैंने इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली। अब ये बोल रहा है एडवाइस, एडवाइस करो भाई इस लड़की को, एडवाइस में याद रखना दोनों पर्सपेक्टिव लिखने हैं, कि एडवाइस में आपको एडवांटेजेस भी लिखने हैं इस चीज के और डिसएडवांटेज भी लिखने हैं। एडवाइस फातिमा वेदर और नॉट टू एग्री टू द बैंक लोन, कि भाई इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं। तो सबसे पहले एडवांटेज है कि अगर ले जाती है तो उसके पास क्या फायदे होंगे, अगर ये लोन ले लेती है तो उसके पास क्या फायदे होंगे। सबसे पहली चीज भाई, इसके पास पैसा आ जाएगा, इन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, इसको पैसे की जरूरत है अभी, तो इसके पास पैसा आ जाएगा। याद रखना, एन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एज द लोन अमाउंट इज टू बी पेड आफ्टर 4 years, यानी कि शॉर्ट टाइम में, फॉर द टाइम भी उसके पास पैसा आ जाएगा, मगर ये पैसा कहीं ना कहीं रिटर्न भी करना पड़ेगा। मगर अभी फायदा क्या है कि पैसा आ जाएगा और पैसा जो है दीगर अखराजात में इस्तेमाल हो जाएगा, वो पैसा 4 साल बाद पे करना है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, अभी सोचूंगा नहीं उसके बारे में। सही है भाई, पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा कि ओनली द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड फॉर 4 years, यानी कि हर साल उसको सिर्फ पूरी 20,000 रुपये अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी, हर साल उसको बस $1,200 उसको दे देने इंटरेस्ट, तो 1,200 उसको देने हैं, और उस पर अगर उसका काम हो जाएगा तो बेहतर बात है। तो ओनली द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन पेड इन ऑल द 4 years, मगर एट द एंड ऑफ 4th year वहां अगर फंस गई है कि भाई पैसे ही नहीं हुए, फिर तो मसला हो सकता है। मगर ड्यूरिंग दीज 4 years आपको सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट देनी पड़ेगी, तो इसमें मतलब यानी कि इतनी हैवी कोई मतलब खतरनाक भारी भरकम अमाउंट नहीं है कि मसला हो जाए। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज का मतलब क्या है कि भाई अब अगर फॉर एग्जांपल अगर इसका बिजनेस लॉस में हो गया, फिर भी उसको भाई लोन की अमाउंट तो देनी है, अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो गए, पैसे वैसे नहीं है, लिक्विडिटी का इशू है, तो ऑब्वियस बात है उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। और भाईजान बैंक तो मेरा कोई चाचू का बेटा तो नहीं है कि बैंक बोलेगा जानू इधर आओ लोन चाहिए, ये लो बेटा लोन ले लो जाओ ऐशी करो, नहीं भाई। लोन बैंक जब लोन देगा तो बैंक ऑब्वियसली बात है अपने पास कुछ आइटम रखेगा, आपके पास अपनी कोई चाबी रखेगा कि अगर आप भाग के निकल गए, फिर अगर आप फरार हो गए, फिर तो आपके जो पर्सनल पोजेशन है वो भी रिस्क पे आ सकते हैं। वो रिस्क पे कब आएंगे? जब आप ये पेमेंट पे ना कर सको, जो लोन की अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे ना कर सको। अगर पे कर दे तो सर कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजी सीन है, इजी पीसी है, कोई मसला ही नहीं है। चले भाई, याद रखना 5 मार्क्स का सवाल है, इसमें 2 मार्क्स यहाँ के मिल गए, 2 मार्क्स यहाँ मिल गए, 1 मार्क्स होगा रिकमेंडेशन का, कि भाई आप क्या रिकमेंड करते हो, भाईजान आप क्या रिकमेंड करते हो कि बात सही कर रहा है। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई ये जो खवातीन है शी शुड एक्सेप्ट द लोन, कि इसको लोन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ये सोल ट्रेडर बिजनेस है, और सोल ट्रेडर बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि वो एक बंदा रन कर रहा होता है बिजनेस, तो उसके माली हालात इतने बेहतर नहीं होते, कंपनी वाले हालात नहीं होते उसके, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद दूसरे बेटर ऑप्शंस नहीं है। अगर बेटर ऑप्शंस है भी तो उनकी फॉर्मेलिटीज डिफरेंट है। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव शी शुड एक्सेप्ट द लोन फ्रॉम द बैंक as she is working as a sole trader and for these type of businesses there are no other better options, कि भाई दूसरे कोई बेटर ऑप्शंस नहीं है, तो बेहतर ये है कि इस बैंक लोन को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल ही खत्म है, अगर ऑप्शंस हैं तो वो ऑप्शंस की अदर फॉर्मेलिटीज है। तो ये इसका पूरी एडजस्टमेंट थी, यानी कि पूरा इसका जो बेसिकली थ्योरी वाला सवाल था 5 मार्क्स का, तो ये 20 मार्क्स का सवाल था, जिसमें 11 मार्क्स की इसने 11 मार्क्स की इसने इनकम स्टेटमेंट पूछी, 4 मार्क्स का कैपिटल अकाउंट पूछा और 5 मार्क्स का इसने
थ्योरी पूछ ली तो ये 20 मार्क्स पूरे हो गए। बड़ा खूबसूरत सवाल था, बड़ा मजे वाला सवाल था। तो आई होप आई एम क्लियर, आपको सबको समझ आ गया होगा। एक बार साथ साथ रिव्यू कर लेना, एक बार साथ साथ कैलकुलेट चलाते चलाते ये सब चीजें गो थ्रू भी कर लेना, तो एडजस्टमेंट भी बहुत क्लियर है। एडजस्टमेंट भी कोई इतनी खास गेम नहीं थी। चले मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।